हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में मंडल सिद्धांत। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी जिक्र किया था कि हम मंडल सिद्धांत पर बात करेंगे। मंडल सिद्धांत का विचार जो परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्पष्ट रूप से कौटिल्य के चिंतन में ही उभर कर आया है और इसका संबंध किसी भी राज्य की अंदरूनी राजनीति से नहीं है, बल्कि विदेश राज्य जो संबंध हैं या परराष्ट्र जो संबंध हैं, अंतर्राज्य संबंध हैं, उनको परिभाषित करता है। कौटिल्य ने एक तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको समझा है और उसका एक सिद्धांत निरूपित किया है जिसे वो मंडल सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के जरिए वो राजा को एक तरह से अवगत करा देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना कुछ इस तरह की होती है, इसलिए जब भी अपने कदम आगे बढ़ाएं तो एक बार इस संरचना को जरूर देख लें ताकि उसे अपने राष्ट्रीय हितों की वृद्धि में, उनको हासिल करने में मुश्किल ना आए। तो ये उसी की एक कोशिश है और इसका आज क्या महत्व है इस पर भी हम बात करेंगे। तो कौटिल्य मानते हैं कि 12 राज्यों का एक मंडल होता है और उस मंडल के बीच में एक विजिगीषु राजा जिसे वो कहते हैं, जो दूसरे राज्यों को जीतने की इच्छा रखता है। यानी कि हर राज्य है वो अपने आप को मंडल के बीच में रखता है। मंडल का मतलब यहाँ एक समूह से है। राज्यों का 12 राज्यों के समूह को कौटिल्य मंडल की संज्ञा देते हैं। और हर राज्य जब मंडल के रूप में अपने हितों की व्याख्या करता है तो वो खुद को सबसे बीच में रखता है और जो सबसे बीच में होता है वो खुद को विजिगीषु राजा कहलाता है। विजिगीषु राजा है, उसका मतलब है ऐसा राजा जो जीतने की आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है। तो जिस दिशा में विजिगीषु राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है तो उस दिशा में जो राज्यों की जो स्थिति होगी उसको वो 5 अलग अलग तरह से परिभाषित करता है। जैसे जिस दिशा में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है वो उसकी सम्मुख दिशा होगी और उसके ठीक पीछे की साइड में, पीठ की साइड में जो पीछे के राज्य होंगे। तो वो जो विजिगीषु राजा है इसके जो आगे की साइड में 5 राज्य होंगे और पीछे की साइड में 4 राज्य होंगे और एक उदासीन राज्य होगा, एक मध्य का राज्य होगा। तो कौटिल्य ये बताते हैं कि जो विजिगीषु राजा है उसके सामने का जो राज्य होगा वो अरि राज्य होगा, यानी कि उसके बगल का जो राज्य होगा वो शत्रु, अरि का मतलब शत्रु राज्य होगा। जैसे अगर हम भारत को विजिगीषु राजा माने तो और हम अगर पाकिस्तान की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार चाहते हैं तो हमारा दुश्मन राष्ट्र होगा पाकिस्तान, क्योंकि हम उसे जीतने की इच्छा रखते हैं। फिर अरि जो राज्य है उससे आगे होगा मित्र राज्य। अगर हम फिर बात करें तो अगला जो पाकिस्तान के आगे का राज्य आता है वो कौन सा आता है? ईरान आता है। ईरान भारत का मित्र राष्ट्र है, उसकी और पाकिस्तान की दिक्कत है तो वो हमारा मित्र राष्ट्र हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे मंडल सिद्धांत को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज और कौटिल्य के समय की जो परिस्थितियाँ वो बहुत बदल चुकी हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, राष्ट्र बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं और बहुत जगह ये सिद्धांत है वो आपको प्रभावी नहीं भी दिखेगा।
लेकिन एक मोटा जो आकलन मैं बता रहा हूँ समझने के लिहाज से। फिर ये कहते हैं कि जो मित्र राष्ट्र है उससे अगला जो राष्ट्र होगा वो अरी मित्र होगा। अरी मित्र का मतलब वो दुश्मन का मित्र होगा, यानी कि पाकिस्तान का मित्र होगा और हमारा शत्रु होगा। फिर अरी मित्र से और आगे का जो राष्ट्र होगा वो मित्र मित्र राष्ट्र होगा, कि मित्र मित्र जो हमारा मित्र है यानी कि ईरान है उसका मित्र होगा, तो उससे हमें कोई खतरा नहीं है। फिर मित्र मित्र राज्य से आगे का जो राज्य होगा वो अरी मित्र मित्र राज्य होगा, यानी कि शत्रु के मित्र का मित्र राज्य होगा। इसका अपना एक डायग्राम है जो आपको समझना है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं भेजूं इस मंडल सिद्धांत की पिक खींच के। फिर इसी तरह ये तो विजिगीषु राजा जो है, जो विजय की आकांक्षा रखता है, जो मंडल सिद्धांत के मध्य में है, उसके सामने की बातें हैं, सामने के जो राज्यों की स्थिति की है। अब हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जो पीछे हैं, यानी कि पीठ पीछे जो राज्य हैं, जिधर साम्राज्य विस्तार नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे पीछे के हिस्से के जो राज्य हैं। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की तरफ से अपना साम्राज्य विस्तार चाहते हैं तो हमारे जो पीठ पीछे के जो राज्य कहलाएंगे वो बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब हैं। तो पीछे के राज्य होंगे वो पार्ष्णिग्राही राज्य कहलाएगा, जो एक तरह से शत्रु राज्य होगा जिससे हमारी सीधी सीमा लगती है। फिर उससे और पीछे होगा वो आक्रांत राज्य होगा, यानी कि हमारा मित्र राष्ट्र होगा। फिर उससे और पीछे है वो पार्ष्णिग्राह सार राज्य होगा, यानी कि वो शत्रु का मित्र होगा। फिर और पीछे होगा वो आक्रांत सार राज्य होगा। तो ये पीठ पीछे के राज्य हैं, ये नाम चेंज है, आगे हैं उसी तरह से मित्र, अरी मित्र, उनको ये पार्ष्णिग्राह यानी कि पीठ पीछे हैं, वो पीछे के हिस्से में, इसलिए ये शब्द जोड़ दिया गया है। क्योंकि उस समय संस्कृत का प्रचलन था, इसलिए उस समय की जो शब्दावली है वो कुछ इस तरह की है। फिर उदासीन राज्य भी आते हैं, यानी कि जो आज की तारीख में बात करें तो बफर स्टेट है, एक राज्य उदासीन राज्य भी होगा, एक मध्य राज्य भी होगा, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, ये ना तो वो हमारा मित्र है ना हमारा शत्रु है। तो इस तरह से विजिगीषु राजा एक हो जाता है। उसके अलावा जो 5 लोग उसके आगे होते हैं, जिधर वो अपना साम्राज्य विस्तार चाहता है, तो 6 हो गए। 4 लोग उसके पीछे होते हैं, 10 हो गए। एक उदासीन होता है, 11, और एक मध्य राज्य, 12। तो इस तरह से 12 राज्य का एक मंडल है। और इस मंडल के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि जो भी राजा है, विजिगीषु राजा है, उसे ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों की जो स्थिति कैसी होती है, और संबंध बनाते समय वो किसी भ्रम में ना रहे, बल्कि ये जो बातें हैं ये स्थायी होती हैं। तो ये बात कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के जरिए बताई है। अब बात आती है कि क्या ये सिद्धांत आज की तारीख में भी प्रचलित है? तो हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में ये अक्सर से तो लागू नहीं होता है, लेकिन इसकी कुछ व्यावहारिकताएं हैं कि आज दुनिया में जो देश पड़ोसी देश हैं उनमें कोई ना कोई विवाद तो होता ही रहता है, भले ही साम्राज्य विस्तार की बात पूर्णतः लागू नहीं होती हो। जैसे भारत है, भारत का पाकिस्तान के साथ भी दिक्कत है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है। जिनसे हमारी सीमाएं नहीं मिलती हैं उनसे अक्सर हमारा इतना विरोध नहीं होता है। चाइना के साथ दिक्कतें हैं। तो इस तरह से और भी जो देश हैं, पाकिस्तान, ईरान का मामला है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा नहीं मिलती है। भले हम नक्शे में ड्यूरंड रेखा को मानते हैं, लेकिन वो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पीओके के साथ लगता है। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की भी सीमा रेखा, जो ड्यूरंड रेखा है, वो केवल ऐसा नहीं है कि वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है, वो कश्मीर से लेके आके ईरान तक जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है वो रेखा, जिसे ड्यूरंड रेखा कहते हैं। तो वहाँ विवाद हैं। और भी दुनिया के बहुत से देश हैं, चाहे वो पश्चिमी एशिया में हो, मध्य एशिया में हो, हर जगह जहाँ भी आपसी सीमा, नदी जल बंटवारे, इनसे कहीं ना कहीं जो है वो विवाद होता है, या कहीं साम्राज्य विस्तार की जो अभिलाषा होती है, तो वो बात देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें
हो सकता है हम जिस तरह से 12 राज्यों का मंडल और जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब रिश्ते वैसे ही हों जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है इस रूप में भी है क्योंकि आज जो सभी राष्ट्र हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। दुनिया है वो जटिल अंतर्निर्भरता के दौर से गुजर रही है। अब हम बात करें तो आज यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ के जो 26-27 देश हैं वो सभी के सभी बहुत गहरे रूप से जुड़ गए हैं। इतने गहरे जुड़ गए हैं कि उनकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो एक है, उनकी मुद्रा एक चलती है, उन सब की एक पार्लियामेंट है, यूरोपीय संसद है, उनमें आने जाने में कोई बाधा नहीं है, यानी कि आप पूरे यूरोपीय संघ में बिना वीज़ा घूम सकते हैं। विदेश नीति के स्तर पर भी उनमें जो साझेदारियां पनप रही हैं, तो आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ मंडल सिद्धांत आपको बिल्कुल ही महत्वहीन लगेगा या बहुत आंशिक रूप से कहीं उसका महत्व नज़र आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर ने जो यथार्थवादी राजनीति की जो बातें हैं उनको कुछ हद तक अप्रासंगिक भी बना दिया है, और कौटिल्य ने जिस तरह की मंडल की कल्पना की है तो वो कहीं आपको थोड़ा लागू होता दिखेगा, कहीं वो बहुत कम ही लागू होता दिखेगा। तो आज हम कह सकते हैं कि ये दौर है, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। दुनिया के देशों में बहुत जटिल अंतर्निर्भरता है, और इस दौर में कौटिल्य का जो विचार है वो अप्रासंगिक तो नहीं है, लेकिन वो उतना प्रासंगिक भी नहीं है जितना ये विचार उस समय प्रासंगिक रहा होगा जब कौटिल्य ने ये चिंतन दिया था। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में यही है।